ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जो इसमें फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट होता है। तो इसमें से हम पहले प्लाज्मा को पढ़ेंगे। इससे पढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, जो H2O होता है ये प्लाज्मा में वो 90 to 92% होता है, और जो बाकी 6 to 8% है वो हमारा प्रोटीन होता है। और जो प्रोटीन 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फिब्रोनेजेन, ग्लोबुलिन और एल्बुलिन। इसका फंक्शन यहीं पे लिख लेंगे, जिससे एनसीईआरटी जब भी पढ़ेंगे तब आसानी होगी याद कर रिकॉल करने में। फिब्रोनेजेन है वो क्लॉटिंग में हेल्प करता है, और कोआगुलेशन। और ग्लोबुलिन ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है। और लास्ट में जो एल्बुमिन है वो ऑस्मोटिक बैलेंस करता है। ये जो तीनों है ये नीट में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं इस पैराग्राफ को। प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड कंस्टिट्यूटिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड। जो ब्लड है उसका 55% जो होता है वो होता है प्लाज्मा। और 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा इज़ वाटर। मतलब यहाँ हम लोग लिख चुके हैं ये सब। एंड प्रोटीन 6 to 8%। इनमें से जो फिब्रोनेजेन है, ग्लोबुलिन है एंड एल्बुमिन आर द मेजर प्रोटीन्स। जो फिब्रोनेजेन है आर नीडेड टू क्लॉटिंग एंड कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, ये हम पहले ही लिख चुके हैं। और जो ग्लोबुलिन प्राइमरी आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी एंड एल्बुमिन हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। ये मेन चीज़ आप पढ़ लीजिएगा। जो प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, HCO3-, Cl-, और ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लिपिड्स etc. are also present in the plasma as they always in transit in the body. Factors for coagulation or clotting of blood are also present in the plasma in an inactive form. ये जो coagulation के लिए और clotting के लिए जो चाहिए होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में। और जैसे ही कट होता है हैंड में या कहीं भी, तो ये फैक्टर्स एक्टिव हो जाते हैं। और प्लाज्मा को विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, इसको सीरम बोला जाता है, जो कट होने के बाद निकलता है एक येलो कलर का, उसको हम लोग सीरम बोलते हैं। अब पढ़ने वाले हैं फॉर्म्ड एलिमेंट को। फॉर्म्ड एलिमेंट इसमें erythrocyte, leukocyte and platelets are collectively called formed elements, and they constitute nearly 45% of blood। 55% ऑफ ब्लड था प्लाज्मा का, और ये होता है 45% ऑफ ब्लड। एरिथ्रोसाइट जो हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। तो एरिथ्रोसाइट का फंक्शन तो आप जानते ही होंगे। ये रेड ब्लड सेल होता है आरबीसी, और ये मोस्ट अब्यूंडेंट होता है। A healthy adult man has on average 5 million to 5.5 million of RBC of blood. RBC are formed in red bone marrow in the adult.
ये रेड बोन मैरो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में। आरबीसी आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन द मोस्ट ऑफ मैमल, are biconcave in shape. They have red color, iron containing complex protein called hemoglobin. कलर एंड नेम ऑफ दिस सेल, मतलब ये कलर और ये सब कुछ आपको पता चल गया। ए हेल्दी इंडिविजुअल हैज़ 12 to 16 ग्राम्स ऑफ हेमोग्लोबिन। ये आप ये इस वर्ड से आप फैमिलियर होंगे कि फैमिली में कभी भी ब्लड चेक होता है तो उसका रिपोर्ट आता है तो उसमें लिखा हुआ रहता है 12 to 16 ग्राम, तो उसी के बीच में आता है, उसमें इसके बीच में आता है तो वो अच्छा माना जाता है। तो इसको आप पहले भी देख चुके होंगे। तो ये एवरी 100 ml ऑफ ब्लड में होता है। दिस मॉलिक्यूल्स प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। RBC have an average life span of 120 days after which they destroy in the spleen। इसको ग्रेवयार्ड ऑफ RBC भी बोला जाता है कि ये RBC का जो लाइफ टाइम होता है, लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज़ का होता है। इसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो ग्रेवयार्ड ऑफ RBC में जाके स्टोर हो जाता है। स्प्लीन भी बोलते हैं इसको। अब पढ़ने वाले हैं ल्यूकोसाइट्स के बारे में। ल्यूकोसाइट होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट में। और जो ग्रेनुलोसाइट होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल या सिनोफिल्स। और जो अग्रेनुलोसाइट होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जो कि है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो ये सब के फंक्शन हम पढ़ने वाले हैं। पहले NCERT पढ़ा लेता हूँ, अगर ये समझ में ना आए तो एक फ्लो चार्ट में अच्छा से बता दूँगा। Leukocytes are also known as white blood cell WBC as they are colorless due to lack of hemoglobin। WBC में hemoglobin नहीं होता है, so that is colorless होता है। They are nucleated and are relatively less in number, in which average 6,000 to 8,000 millimeter cube of blood। ये बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है बट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। Leukocytes are generally short-lived। We have 2 main category of WBC, granulocyte and agranulocyte। ये मैंने पहले ही बता चुका था। तो ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट में ये ग्रेनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल्स आता है। तो देख लीजिए आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेनुलोसाइट, while lymphocyte and monocyte are agranulocytes। न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट एब्यूडेंट। इसमें से न्यूट्रोफिल जो सबसे एब्यूडेंट होता है, जो 60 to 65% रहता है ऑफ द टोटल WBC। और जो बेसोफिल हो वो लीस्ट होता है 0.5 to 1% अमॉन्ग देम। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट 6 to 8% are phagocytic cell which destroy foreign organism entering the blood। Basophils secrete histamine, serotonin, heparin, etc. involved in the inflammatory reaction। Eosinophil 2 to 3% resist infection and are also associated with allergic reaction। जो eosinophils है वो एलर्जिक रिस्पॉन्स को देखता है, उससे एसोसिएट होता है। और बाकी जो थोड़ा सा बचा हुआ है लिम्फोसाइट 20 to 25% होता है, जिसमें से लिम्फोसाइट 2 टाइप में डिवाइडेड होता है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी एंड टी लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून। ये दोनों है जो इम्यून रिस्पॉन्स का बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं जिससे आपको याद करने में आपको क्लियर रहेगा। यहाँ पे बनाते हैं। देखिए ब्लड हुआ, ब्लड 2 में डिवाइड हुआ, एक फॉर्म्ड एलिमेंट और एक प्लाज्मा में। प्लाज्मा कितना परसेंट था? 55%। और ये कितना था? 45%।
तो ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है वो तीन तीन में डिवाइड था, जैसे मैंने बोला था। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। जो ये ल्यूकोसाइट था ये दो पार्ट में डिवाइड था, ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। इसमें एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आपको याद रहेगा कौन कितना परसेंट में रहता है, जिससे आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ग्रेनुलोसाइट, इसमें तीन डिवाइड में न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल, यासिनोफिल। न्यूट्रोफिल्स मोस्ट अब्यूडेंट होता है, जो 60 to 65% प्रेजेंट होता है। बेसोफिल्स जो कि 0.5 to 1% होता है। यासिनोफिल्स जो कि 2-3% होता है। और अब एक ग्रेनुलोसाइट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि होता है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट दो पार्ट में डिवाइड होता है, टी और पी। जो मोनोसाइट होता है वो 6 to 8% होता है, और जो लिम्फोसाइट होता है वो 20 to 25% प्रेजेंट होता है। इसे आपको देख के लग रहा हो कि याद नहीं होगा, पर एक ट्रिक है, उसको बता देता हूँ। नीलिमा भावी, भावी। नी से हो गया, एन से मान लीजिएगा न्यूट्रोफिल्स, उसके बाद क्या आता है लिम्फोसाइट, एल से होता है लिम्फोसाइट, तो एल से फिर एम होता है मोनोसाइट, तो फिर मोनोसाइट, फिर बी से नीलिमा भाभी है बेसोफिल 0. तो इसमें नीलिमा, इसमें इसको ई कर लीजिएगा तो ये हो गया आपका एसिनोफिल्स। तो ये ट्रिक से आपको ये याद रहेगा कौन कितना एविडेंट होता है, इससे आप याद कीजिएगा। और देखिए एसिनोफिल्स, अगर इसका स्ट्रक्चर आपको दिया जाएगा तो आप इसको पहचानिएगा कैसे। तो देखिए ये हेडफोन स्ट्रक्चर का है, तो हेडफोन स्ट्रक्चर जिसमें दिखे वो हो गया एसिनोफिल्स। और फिर बेसोफिल्स में छोटे अमाउंट के होते हैं, और ये न्यूट्रोफिल्स जो 3 to 5 लोग के होते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा। और ये मोनोसाइट, और ये हो गया टी लिम्फोसाइट, ये हो गया पी लिम्फोसाइट। तो मेन है आपका ये न्यूट्रोफिल्स और ये एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। इसका स्ट्रक्चर को देख लीजिएगा। ये बाकी ये प्लेटिलेट्स और ये है आरबीसी रेड कलर। Platelets are also called thrombocyte, are cell fragments produced from megakaryocyte। तो जो थ्रोम्बोसाइट होता है वो मेगाकैरियोसाइट से फॉर्म। ब्लड नॉर्मली कंटेन 1,50,000 to 3,50,000 platelets. Platelets contain release a variety of substances, most of which involve in coagulation or clotting of blood. A reduction in their number can lead to clotting disorder, which can lead to excessive loss from the blood. जैसे कि ये प्लेटिलेट्स होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये क्लॉटिंग के लिए। तो अगर ये जो फैक्टर होता है वो एब्सेंट हो जाए तो
एक डिसऑर्डर होता है जो जिसमें ब्लड बहुत लॉस हो जाता है, तो इसे हमको याद रखना पड़ेगा। ब्लड ग्रुप में आता है। ब्लड ग्रुप बहुत आसान टॉपिक है। एज वी नो, ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग differ in certain aspect for it. Various type of grouping of blood has been done. Two such grouping are ABO और RH are widely used in all over the world. तो ABO पहले पढ़ लेंगे। ABO grouping is based on the presence or absence of two surface antigen on the RBC, namely A and B. Similarly, the plasma contain different individual contain two natural antibodies protein produced in response to antigen. The distribution of antigen and antibodies in the four group of blood A, B, AB and O are given in table 15.1. जो टेबल में गिवन होगा, इस ये जो मैं पढ़ रहा हूँ उससे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, पर जब मैं टेबल में दिखाऊंगा आपको तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जिसकी ब्लड ग्रुप है तो उसमें एंटीजन जो आरबीसी में रहेगा वो ए का ही रहेगा, और एंटीबॉडीज़ जो उसमें प्लाज्मा में रहेगा वो एंटी बी का होगा। तो जो ग्रुप हम ये जो ग्रुप जो डोनर होता है तो उसको ए और ओ ही दे सकता है, बी नहीं दे सकता, क्योंकि उसमें एंटीजन प्रेजेंट होता है, एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है ये बी का। तो जब वो बी अगर हम इसे ये ए वाले को देंगे तो वो उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। सिमिलरली ऐसे होता है ब्लड बी ग्रुप में, जिसमें एंटीजन जो होता है वो बी का होता है और एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस करता है वो एंटी ए का करता है, जिससे मतलब हम बी और ओ का ये कर सकते हैं, हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक दूसरे का। और जो ए बी होता है उसमें जो एंटीजन होता है वो ए बी का होता है, और जिसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट ही नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। जैसे कि ए बी भी इसको ए बी वाला भी इसको ट्रांसफ़र कर सकता है, ए वाला भी दे सकता है, बी वाला भी दे सकता है और ओ भी दे सकता है। और जो ओ होता है उसमें एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं होता है, पर एंटी ए बी होता है। तो ओ वाला को यूनिवर्सल डोनर भी बोलते हैं, क्योंकि ये सबको दे सकता है ब्लड अपना, पर ये किसी का ये सबका नहीं ले सकता, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। इसको आपको बस जितना मैं बोला उतना ही याद करना है, इसी में आपका क्वेश्चन आएगा। तो इसमें लिखा हुआ है, देखिए, फ्रॉम द अबव मेंशन टेबल एविडेंट ओ ब्लड कैन बी डोनेट टू पर्सन विथ एनी अदर ब्लड ग्रुप एंड हैंस ओ ग्रुप इंडिविजुअल आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। पर्सन विथ ए बी ग्रुप can accept blood from person with AB as well as the other groups of blood. Therefore, such person are called universal recipient. पढ़ने वाले हैं RH ग्रुपिंग, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन हर एक साल पूछे जाते हैं, जो कि आपका हो जाता है 12 से 16 मार्क्स का वेटेज होता है। तो ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये चैप्टर आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी में 3 ही चैप्टर है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक हो गया ब्रीथिंग, एक ये चैप्टर हो गया, और एक ये केमिकल कोऑर्डिनेशन है, और एक एक्सक्रीटरी भी है। आप 2 चैप्टर वो न्यूरल वाला और लोकोमोशन आप छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुश्किल से क्वेश्चन उसमें से आते हैं, पर आप ये 4 बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। पर NCERT एक बार पढ़ने से नहीं होता है, इसको बार बार पढ़ने से होता है, मार्क करना होता है इम्पोर्टेंट। तो आप देख लीजिएगा। बाकी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़। अनदर एंटीजन RH एंटीजन सिमिलरली टू वन प्रेजेंट रेहेसस मंकी। ये रेहेसस मंकी में पाया जाता था। तो पहले मैं एक सिंपल कर देता हूँ, जिससे आपको बाद में दिक्कत नहीं होगा आगे पढ़ने में। जो हम लोग मर्डर होता है, अगर उसमें नेगेटिव ब्लड होगा और जो फीटस होगा उसमें पॉजिटिव ब्लड होगा, तो ये दोनों में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता।
बाकी सब में नेगेटिव टू नेगेटिव हो सकता है, बट ये चीज़ नहीं हो सकता। अगर ये चीज़ हो जाएगा तो फीटस में बहुत सारे डिजीज देखा जाएगा, जैसे कि जॉन्डिस, निमोनिया, अदर्स। आगे पढ़ते हैं, पर ये आपको याद रखिएगा, पॉजिटिव फीटस का और ये नेगेटिव मदर्स का, जिससे आगे पढ़ने में आसानी होगी। जो कि ये जो क्या बोलते हैं, जो RH ग्रुपिंग होता है वो नियर 80% ऑफ ह्यूमन्स में पाया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन ह्यूमन्स सच इंडिविजुअल आर कॉल्ड RH पॉजिटिव and those in whom this antigen is absent are called RH negative. RH negative person, if exposed to RH positive blood, will form a specific antibody against the RH antigen. जैसे कि मैंने बोल चुका, देखिए ये पॉजिटिव ब्लड जब नेगेटिव में आता है तब कुछ एंटीबॉडी बनाएगा जिससे हानिकारक। Therefore RH group should also be matched before the transfusion। जैसे ब्लड चेक करना पड़ता है कुछ क्या बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ़र करने से पहले। A special case of RH incompatibility mismatching has been observed between RH negative blood of pregnant mother with RH positive blood of the fetus। RH antigen of the fetus do not get exposed to RH negative blood of the mother in the first pregnancy, as two bloods are well separated by the placenta। जो कि पहले की क्या बोलते हैं, पहले सेपरेट रहता है ब्लड, पर ये पार्चुरेशन के टाइम पे जब फीटस निकलता है बॉडी से तब ब्लड एक्सपोज हो सकता है, तो उस समय एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर लेता है मदर्स का बॉडी। However, during the delivery of the first child, there is possibility to exposure of the maternal blood to a small amount of the RH positive blood from the fetus। In such case, the mother start preparing antibodies, मैंने बोला, against RH antigen in her blood। In case of her subsequent pregnancy, RH antibody from the mother RH negative can leak into the blood of the fetus। RH positive can destroy the fetal RBC। This could be fatal to the fetus or could cause severe anemia and jaundice to the body। तो इसलिए सेकेंड बेबी से पहले हम एक इंजेक्शन दिया जाता है मदर्स को, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस इस कंडीशन को बोला जाता है। और जो ये इंजेक्शन दिया जाता है उसका नाम है एंटी RH एंटीबॉडीज़ इंजेक्शन, जो कि आफ्टर फर्स्ट चाइल्ड का डिलीवरी के बाद दिया जाता है, जिससे हम इसे रोक सकते हैं। अब पढ़ने वाले हैं कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। कोआगुलेशन ऑफ ब्लड पढ़ने से पहले एक फ्लोचार्ट बता देता हूँ, जिससे आप इसके बाद जब आप NCERT पढ़िएगा तब बहुत आसान होगा। तो यहाँ पे फ्लोचार्ट बनाऊँगा। देखिए, जब हमारा बॉडी में कुछ कट होता है, इंजरी, तो ये प्लेटलेट्स को एक्टिवेट कर देता है। फिर ये कैल्शियम को कैस्केड करता है, जिसके कारण CA+ जिससे थ्रोम्बोकाइनेस प्रोड्यूस होता है। और जो ये थ्रोम्बोकाइनेस है ये एक्ट करता है, ये कन्वर्ट करने में हेल्प करता है प्रोथ्रोम्बिन। और जो ये थ्रोम्बिन होता है ये हेल्प करता है फिब्रोनेजेन टू फिब्रिन में कन्वर्ट करने के लिए। और जो ये फिब्रिन होता है वो करता है क्लॉट फॉर्मेशन। ये जो फ्लो चार्ट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है,
अगर आप इसको याद रखिएगा तो कुछ पार्ट इस पैराग्राफ में ना पढ़ें तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे कि ये पैराग्राफ को पढ़ते हैं। यू नो डैट व्हेन यू कट योर फिंगर और हर्ट योरसेल्फ, योर वाउंड डज नॉट कंटिन्यू टू ब्लीड फॉर अ लॉन्ग टाइम, यूजुअली द ब्लड स्टॉप फ्लोइंग। जैसे कि हम लोग का बॉडी में कट होता है तो कुछ टाइम ही तक ब्लड फ्लो होता है, उसके बाद देखा जाता है कि ब्लड फ्लो नहीं होता है। तो किस लिए होता है? क्योंकि कोआगुलेशन और क्लॉटिंग फैक्टर रिस्पॉन्स होता है ये सब के लिए, और कोई इंजरी और ट्रॉमा के लिए। दिस इज अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। यू नो हैव ऑब्जर्व अ डार्क, जो वो क्लॉटिंग फैक्टर होता है जब वो जम जाता है तो वो डार्क रेडिश ब्राउन स्कम जैसा रेडिश ब्राउन जैसा दिखता है, जो कि स्कम फॉर्म एट द साइट ऑफ द कट इंजरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कुछ टाइम बाद एक स्कम जैसा दिखता है। इट इज़ अ क्लॉट coagulation form mainly of network of threads called fibrins। जो फिब्रिन्स होता है वो फिब्रिनोजन से बनता है, तो वो फाइबर सब्सटेंस से बना हुआ रहता है। तो फाइबर सब्सटेंस से बना हुआ रहता है तो वो थ्रेड्स जैसा दिखता है, तो वो बहुत सारे नेटवर्क से बना हुआ होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फिब्रिन्स। इन विच डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड आर ट्रैप्ड। Fibrins are formed by the conversion of inactive fibrinogen in the plasma by the enzyme thrombin। जो थ्रोम्बिन करता है, यहाँ पे लिखा गया है, जो थ्रोम्बिन करता है वो फिब्रिनोजन और फिब्रिन को कन्वर्ट करता है, जो कि वो क्लॉटिंग फैक्टर होता है। इन टर्न फॉर्म अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा कॉल्ड द प्रोथ्रोम्बिन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोथ्रोम्बिन। आगे पढ़ेंगे। एंड इंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज इज रिक्वायर्ड फॉर द अबव रिएक्शन। देखिए थ्रोम्बोकाइनेज हम लोग यूज़ किए थे तो अबव रिएक्शन को कन्वर्ट करने के लिए। दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म बाय अ सीरीज लिंक्ड इंजाइम रिएक्शन। कास्केड प्रोसेस भी इसको कहा जाता है, इन्वॉल्विंग नंबर ऑफ फैक्टर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव स्टेट। An injury or trauma stimulate the platelets in the blood to release certain factor which activate the mechanism of coagulation. Certain factor released by the tissue at the site of injury also can initiate coagulation। कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम आयन होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं जो कैस्केड में हेल्प करता है वो कैल्शियम आयन ही होता है। अब आगे पढ़ेंगे। अब हो गया, अब हम पढ़ेंगे लिम्फ। लिम्फ पढ़ेंगे तो लिम्फ को पढ़ने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ। इसका ये क्वेश्चन बहुत नीट में आ चुका है, जो कि पूछा जाएगा कि लिम्फ को कैसे डिफाइन करेंगे। तो सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। ऑल कंपोनेंट ऑफ ब्लड एक्सेप्ट आरबीसी एंड सम प्रोटीन। तो आरबीसी और कुछ प्रोटीन को जो छोड़ के ये ब्लड में कंपोनेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं लिम्फ। जो लिम्फ होता है वो इंटेस्टिशियल फ्लूइड में रिलीज़ होता है, तो उसमें जो आरबीसी होता है और कुछ प्रोटीन होता है वो बिग अमाउंट में होते हैं, तो वो फिल्टरेट हो जाता है। तो फिल्टरेट हो जाता है तो बाकी का जो सब्सटेंस ये प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं लिम्फ। तो वो इंटेस्टिशियल फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं। तो पहले लिख लेते हैं इस चीज़ को। ऑल कंपोनेंट ऑफ ब्लड एक्सेप्ट आरबीसी एंड सम प्रोटीन। अब एनसीईआरटी करेंगे। As the blood passes through the capillaries in tissue, some water along with many small water-soluble substances move out into the space between the cell of tissue, leaving the large protein and most of the formed elements in the blood vessels।
जो मैंने ऊपर बोला वही चीज़ लिखा हुआ है। दिस फ्लूइड रिलीज आउट इज कॉल्ड इंटस्टिशियल फ्लूइड एंड टिश्यू फ्लूइड। इट हैज़ द सेम मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन गैस between the plasma and the cell always occur through this fluid. An elaborate network of vessels called the lymphatic system collects this fluid and drains back to the major veins. This fluid present in the lymphatic system called lymph. Lymph is ये कलरलेस होता है, fluid containing specialized lymphocyte which are responsible for the इम्यून रिस्पॉन्स। जहाँ भी हम लोग देखा जाएगा लिम्फोसाइट, वहाँ इम्यून से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा ही, तो ये इम्यून रिस्पॉन्स में बहुत ही हेल्प करता है बॉडी का। लिम्फ इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन एटसेट्रा। फैट्स आर एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ इन लैक्टियल प्रेजेंट्स इन द इंटेस्टाइनल वेरी। अब पढ़ेंगे सर्कुलेशन पाथवे। सर्कुलेशन पाथवे पढ़ने से पहले ये आप एनिमल किंगडम में भी पढ़े होंगे, क्लोज्ड ओपन सर्कुलेशन, तो वही चीज़ पढ़ा जाएगा पहला पैराग्राफ में। एनिमल किंगडम ही पहले उससे रिलेटेड कुछ होगा यहाँ पे। एनिमल्स में देखा जाएगा कि कौन सा एनिमल में कैसा पाया जाता है, कितना चेम्बर हर्ट होता है, वही सब देखा जाएगा। द सर्कुलेटर पैटर्न्स आर ऑफ टू टाइप, ओपन एंड क्लोज। क्लोज हम लोग को पता ही है कहाँ कहाँ पाया जाता है, एक एनिलिडा में और कोडेटा में, और बाकी जितना बचा वो होता है आपका ओपन। Open circulatory system is present in arthropoda mollusca, in which blood pumped by the heart passes through large vessels into open spaces, body cavity called sinuses. Annelids chordata have an closed circulatory system in which blood pumped by the heart is always circulated through a closed network of blood vessels. This pattern is considered to be more advantageous. Flow of fluid can be more precisely regulated. जो इम्पोर्टेंट होता है वो क्लोज होता है, क्योंकि ओपन में बहुत सारे इम्पोर्टेंट सब्सटेंस होते हैं, प्रोटीन होते हैं जो कि वेस्ट हो जाते हैं। ऑल वर्टिब्रेट वो जैसे मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट, फिशेस हैव अ 2 चेम्बर हार्ट। ये पैराग्राफ पढ़ाने से अच्छा मैं यहाँ फ्लो चार्ट में बना लेता हूँ जिससे आप अच्छा रिलेट कीजिएगा। फिश होता है उसमें 2 चेम्बर होता है, एक होता है आर्टरिया, एक होता है वेन। तो जो क्या बोलता है, ये होता है राइट, ये होता है लेफ़्ट। तो यहाँ से बॉडी पार्ट से यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ है शायद। और ये बॉडी पार्ट गिल्स होता है, गिल्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करता है। और ये लाइट ये लेफ़्ट से यहाँ पे आ जाता है। लेफ़्ट और राइट इसमें बोलने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो एक ही चैम्बर है इसमें। तो अब ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे किसका, एम्फीबिया और रेप्टाइलिया का। एम्फीबियन और रेप्टाइल में क्रोकोडाइल नहीं होता है, पर एक्सेप्ट मतलब क्रोकोडाइल होता है, पर जो ये उसमें 3 चेम्बर हट नहीं होता, उसमें 4 चेम्बर होता है। पर यही सवाल पूछा जाता है नीट में, जो ये क्रोकोडाइल एक्सेप्शन होता है। तो एक्सेप्शन आपको याद करके रखना पड़ेगा कि क्रोकोडाइल एम्फीबियन और रेप्टाइल में नहीं आता है। रेप्टाइल में आता है पर उसमें 4 चेम्बर हट नहीं होता है, इसको आप याद रखिएगा। इसमें 3 चेम्बर होता है।
देखिए, तो ये हो गया आपका एम्फीबियन का हार्ट। अब एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल हैव अ 3 चैम्बर हार्ट विद आर्टरिया एंड single ventricle, whereas crocodile, birds, mammals possess a 4-chambered heart which two arteria and two ventricle. In fishes, heart pump out of deoxygenated blood which is oxygenated by gills and supplied to the body part from where deoxygenated blood is returned to the heart. Single circulation, इसमें होता है single circulation. In amphibians and reptiles, the left atrium receives oxygenated blood from the gills, lungs, skin, and the right atrium gets deoxygenated blood from the body parts. However, they get mixed up in ventricle which pump out mixed. ये इसमें जो पंप आउट होता है वेंट्रिकल, ये जो एट्रिया से आता है वो वेंट्रिकल में दोनों मिक्स हो जाता है, तो इसे हम मिक्स्ड ब्लड कहते हैं। जो इनकम्प्लीट ब्लड सर्कुलेशन इसको कहा जाता है। और ये बस इसमें इतना ही लिखा हुआ है। फिर इन बर्ड्स एंड एनिमल्स ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड received by the left and right arteria respectively passes on the ventricle of the same side. The ventricles pumps it out without any mixing up. That is, two separate circulatory pathways are present in मतलब ह्यूमन में हम लोग का सब कुछ सेपरेटेड है। जो लेफ्ट आर्ट्रियम के लिए लेफ्ट वेंट्रिकल है और राइट आर्ट्रिया के लिए राइट वेंट्रिकल है। तो इसे हम आगे देखा जाएगा। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट। अब हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। एक हार्ट का डायग्राम एक बार देख लीजिएगा। इसमें से जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो हो गया। इसमें जो क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं मैं उसके बारे में बता देता हूँ। एक हो गया ऐसे नोड, फिर हो गया ये नोड आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड, फिर इससे पूछा जाता है बहुत सवाल। फिर हाँ इसमें वेंट्रिकुलर सिस्टम, फिर बंडल ऑफ हिस, फिर और कुछ नहीं। बाकी ये सब तो आपको पता ही होगा, चैप्टर पढ़ोगे तो आसानी से पता चल जाएगा। पर ये जो 5 मैंने मार्क किया ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, आप देख लीजिएगा इसे अच्छे से। Human circulatory system or blood vascular system consists of a muscular chambered heart, network of close branching blood vessels and blood and fluid which circulated. Heart is mesodermally derived। ये mesodermally derived है, जो इम्पोर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा अच्छे से। is situated in the thoracic cavity between the two lungs। दो लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है, जो स्लाइटली टिल्टेड होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट। इट हैज़ साइज ऑफ क्लेंच फिस्ट। तो आप मुट्ठी बंद कीजिएगा तो उतना साइज का आपका ये होगा, हार्ट होगा। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल मेम्ब्रेन बैक पेरिकार्डियम। जो ये प्रोटेक्टेड होता है जिससे उसे हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं। एक लेयर होता है आउटसाइड द हार्ट। Enclosing the pericardial fluid, our heart has fourth chambered to relatively smaller upper, जिसे हम आर्टिया कहते हैं, और जो लोअर में प्रेजेंट होता है, जो बिग होता है थोड़ा सा आर्टिया से कंपैरिजन में, उसे हम वेंट्रिकल कहते हैं। A thin muscular valve called the interarterial septum separate the right and the left arteria, whereas the thick walled interventricular septum separate the left and the right ventricle। तो इसको मैं अच्छा से मार्क कर देता हूँ। देखिए जो ये राइट आर्टरिया होता है और जो लेफ्ट आर्टरिया होता है, जो वो दोनों के बीच में एक लेयर प्रेजेंट होता है, जो मतलब वो उसको दोनों को सेपरेट करता है, दोनों का ब्लड को मिक्स ना होने से बचाता है। उसको हम लोग बोलते हैं इंटर आर्टरियल सेप्टम। और जो वेंट्रिकुलर के बीच में प्रेजेंट होता है, दोनों वेंट्रिकुलर, उसको बोलते हैं इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। सेपरेट राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल।
और आर्ट्रियम एंड जो आर्ट्रियम और वेंट्रिकल आर द सेम साइड ऑल्सो सेपरेटेड। जो आर्ट्रिकल आर्ट्रिया और जो वेंट्रिकल है वो दोनों भी सेपरेटेड है, उससे हम लोग कहते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। However, each of these septa are provided with an opening which the two chambers of the same side are connected. The opening between the right atrium and the right ventricle are guarded by a valve. जो वाल्व प्रेजेंट होता है वो हम लोग को बैक फ्लो को ये करता है, प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड को। जो जो वाल्व होता है वो दो टाइप का प्रेजेंट होता है, एक बाइकस्पिड होता है और एक होता है ट्राइकस्पिड। बाइकस्पिड मतलब जिसमें दो टाइप में डिवाइड हो, ट्राइकस्पिड में ये नहीं हाँ 3 में हो गया ना, तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, इसको बोलना है ट्राइकस्पिड वाल्व। द ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ गया The tricuspid whereas the bicuspid valve or mitral valve guarded an opening between the left atrium and the left ventricle. The opening of the right and the left ventricle into the pulmonary artery and aorta which respectively are provided with the semilunar valve. इससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ, जिससे कि ये हार्ट है। यहाँ बता देता हूँ कहाँ है, यहाँ ये हार्ट हो गया आपका। तो ये हो गया आपका राइट साइड, ये हो गया लेफ़्ट साइड, जो कि एनसीईआरटी में है ऐसे दिखिएगा। तो जो राइट साइड में होता है वो आपका ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट होता है और जो लेफ़्ट साइड में होता है वो बाइकस्पिड वाल्व होता है। तो इससे आप देख लीजिएगा। और जो मैंने यहाँ बताया आपको ऐसे नोड, इसको हम लोग पेस मेकर भी कहा जाता है। जो पेस मेकर हम लोग कोई किसी का ओल्ड एज में किसी का बॉडी में प्रेजेंट होता है पेस मेकर, जिससे हम एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जिसको हम बॉडी में लगाते हैं, जिससे हम लोग का बॉडी को कंटिन्यूसली हार्ट को बीट करने में मदद करता है। तो वो ऐसे नोड के पास लगाया जाता है जिससे हेल्प ये बीट में मदद करता है। आगे पढ़ेंगे। ये तो मैंने बता ही दिया। द वाल्व इन द हार्ट अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन from the atria to ventricle, from the ventricle to pulmonary artery or aorta. The valve present any backward flow. The entire heart is made up of cardiac muscle. The wall of ventricle are much thicker. जो ventricle होता है वो पूरा बॉडी को ये ब्लड प्रोवाइड करता है, इसलिए वो ठीक होता है देन द आर्ट्रिया से ज़्यादा। A specialized cardiac muscle musculature called the nodal tissue is distributed in the heart. जो हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं इसको बोलते हैं नोडल टिश्यू। यहाँ पे देखिए ये डिस्ट्रीब्यूटेड हार्ट में प्रेजेंट है, देखिए इसको नोडल टिश्यू बोलते हैं। जो ये येलो कलर में आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं नोडल टिश्यू। पैच ऑफ दिस टिश्यू प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम कॉल्स एज ए नोड। Another mass of this tissue seen in lower corner of the right atrium close to the AV septum, atrioventricular node. A bundle of nodal fiber, ventricular bundles, AV bundle, continued AVN which passes through a AV septa, emerges top of the interventricular septum, immediately divides into a right and left bundle, and this bundle gives rise to minute fiber throughout the ventricular musculature of the respective side and called Purkinje fiber. जो ये नोडल टिश्यू होता है वो ब्लड में फैला हुआ रहता है, हार्ट में फैला हुआ रहता है। जो वो ठीक ब्रांचेस में प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बंडल ऑफ ये वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है, जिससे को हम लोग बंडल ऑफ हेस भी कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक इम्पल्स
आता है, जिसके कारण हार्ट को बीट करने में मदद मिलता है। The nodal musculature has the ability to generate action potential without external stimuli. It is auto-excitable, however, the number of action potential that could be generated in a minute vary different parts of the nodal system. The SAN can generate maximum number of action potential, that is 70 to 75 minutes per minute, and is responsible for the initiating, maintaining rhythmic contractile एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड पेसमेकर। देखिए मैंने ये पहले ही बोल चुका था कि पेसमेकर होता है वो ब्लड बीट को कंट्रोल करने में मदद करता है ये ओल्ड एज में। आवर हार्ट नॉर्मली बीट 70 to 75 टाइम्स इन अ मिनट, एवरेज 72 माना जाएगा। अब ये कार्डियक साइकिल है जो कि बहुत बड़ा ये है टॉपिक है, जिसको बच्चे को पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है, लगभग ये याद नहीं होता है। तो इसमें कुछ मीनिंग होता है, वो मीनिंग को आप समझ लीजिएगा तो याद करने में आपको आसानी होगी। जैसे कि यहाँ पे आपका हो गया कहाँ पे देखिए सिस्टोल का मतलब होता है और डायस्टोल, ये दो वर्ड होता है जिसको समझने में बहुत दिक्कत आती है। जो कि हम इसे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इसके आगे। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगला वीडियो में आप प्लीज़ प्रेजेंट हो जाइएगा। शायद मैं उसे लाइव भी कर सकता हूँ और रिकॉर्डेड भी कर सकता हूँ, और लाइव में आपको कुछ भी सवाल हो गए तो आप सामने से पूछ सकिएगा लाइव चैट के द्वारा। थैंक यू।